डॉक्टर काशिफ साहब, जाहिर है हम इस पूरी सूरत हाल को समझना चाह रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी तकरीबन लाख सवा लाख मेट्रिक टन की बताया जा रहा है कि गंदम इजाफी है। ऐसा क्या हुआ फिर? जाहिर है बहुत सारे सवालात उठते हैं। इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी भी बात सुन रहा था, अभी किसान इत्तेहाद के रिप्रेजेंटेटिव उनकी भी बात सुन रहा था। तो मुझे दो तीन चीज़ें जो हैं बहुत प्रोमिनेंट निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले जो इशू है, जो डी रेगुलेशन जो आपकी वीट की प्रोक्योरमेंट की है, वो एक इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी तेज़ी से की गई है कि उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स थे, पॉलिसी के स्टेप्स थे या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करते, वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। दैट्स वाई ये जो कंफ्यूजन है कि आपकी हाई प्रोडक्शन जो 2023-24 में आई और अब आपके तकरीबन 26-27 मिलियन मेट्रिक टन जो आपकी अब प्रोडक्शन है वीट की, तो इसमें हाई प्रोडक्शन और लो प्रोडक्शन के दरमियान भी आप जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं। अभी 2 महीने नहीं, 2 से 3 महीने नहीं हुए और आपको वीट क्राइसिस का और ये डिस्कशन का मौका बन गया है, जबकि ये नवंबर दिसंबर में हम लोग अमूमन डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। तो ये सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारे जो प्रोसेस है, पॉलिसीज आपने कंटिन्यूसली, आपने भी बताया कि हम कंटिन्यूसली उसमें शिफ्ट करते रहे, हर साल हमारी शिफ्ट करते। अब तकरीबन अभी 2026 में जो ये प्रोक्योरमेंट हुई है, 11 कंपनीज ने उसको प्रोक्योर किया है और वो प्राइवेट कंपनीज ने। अब वो कहाँ पे स्टोर हुई है, वो किधर है, कितनी प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकलता है कि डाटा और जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर भी कि जितनी वीट प्रोड्यूस हो रही है वो डिजिटल वो रिकॉर्ड हो, हर सूबे के अंदर, हर तहसील के अंदर रिकॉर्ड हो और फिर वो एक नेशनल लेवल पे डेटाबेस बने। एक तो तो इस तरह ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए। और डॉक्टर काजी साहब, जैसा कि हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं, पिछले बरसों में हमारे पास गंदम वाफिर थी, हत्ता कि पिछले साल की 20 लाख टन गंदम अब भी मौजूद है। फिर क्या वजह है कि हम ये कहें कि फिर सिर्फ ये पॉलिसीज का ही हम देख रहे हैं कि मसाइल हैं, या किसान भी इस वक्त गंदम कम काश्त कर रहा है, कोई ऐसे मसाइल भी हैं? देखिए, किसान ने तो मार्केट सिग्नल्स से इंफॉर्मेशन लेनी है कुछ। वो देखें, हर साल मार्केट किसान की जेब से पैसा निकल रहा है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डीएपी या दूसरी यूरिया की खाद जो स्काई रॉकेटेड प्राइसेस हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर उसके बाद और उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब इंक्रीज कर रही है, और फिर मार्केट में जब वो प्रोड्यूस लेके आता है तो उसको कोई खरीदने वाला अच्छी प्राइस के अंदर कोई नहीं है। तो आप क्या ख्याल है कि आप वो अगले साल क्या वो उसी एकरेज के हिसाब से गंदम काश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। वो लाजमी तौर पर ये सोचेगा कि मैं अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करूँ। ये रैशनल बिहेवियर है। फार्मर्स भी हमारे इसी तरह सोचते हैं। आपको बताऊं कि मसला ये है कि हमारा जो फार्मर है वो मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें एज अ प्लेयर इंक्लूड नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम वो सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पे हम फार्मर को लेते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है खालिद साहब। मैं ये लाऊंगा कि हमारा जो किसान है उसको एक प्लेयर के तौर पर मौजूद होना चाहिए। और जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं खालिद साहब, पंजाब वो सूबा जो गंदम का 75% से जायद पैदा करता है, और फिर कहा यह जाता रहा कि पंजाब की जो मौजूदा सीजन में पैदावार है उसकी अपनी ज़रूरत से जायद रही है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पंजाब ने विफाक से 10 लाख टन गंदम की डिमांड की है। ये कुछ अजीब सी खबरें आ रही हैं फिर तो। जी, असल सबसे बड़ी वजह आप ये देखें ना कि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहा। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब काश्तकार को इससे पिछले 2 सालों में 2200 अरब रुपए का सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ, तो उसने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की। जहां पे हम 23,90,000 टन डीएपी इस्तेमाल करते थे, वहां इस साल 13 लाख टन पिछले साल इस्तेमाल हुई। और अगले साल के लिए मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ, 2 प्लांट अभी यूरिया के बंद कर दिए। इन्होंने IPPs को ओबलाइज किया, माफिया को ओबलाइज किया और प्लांट बंद किया, यानी कि आपकी रोटी बंद की है। मैं ये कहूँगा खाना बंद किया। आपका गंदम की पैदावार में कमी आएगी। यूरिया जब सप्लाई एंड डिमांड का मसला बनेगा, जिस तरह इस वक्त गंदम की सप्लाई एंड डिमांड का मसला है तो रेट ऊपर चला गया, इसी तरह यूरिया का रेट भी वो भी ब्लैक होगी। देखिए ना, हुक्मरान फैसला करने वाले, जहाँ पे माफिया को सपोर्ट किया जाए। IPP वाले जो खून चूस के हैं पूरी 25 करोड़ आवाम का, उनको ओबलाइज किया जा रहा है। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो बंद है जी। और अगले साल के लिए मैं अभी हुकूमत, पिछले साल मैंने जो कुछ कहा था वो सच साबित हुआ जी। जो मैंने टीवी प्रोग्राम में गंदम काश्त, मैं इस दफ़ा भी कह रहा हूँ कि अभी से बैठे 2 महीने बाद काश्त होनी है, अक्टूबर एंड में। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी निकाले, एक इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन बनाए हुकूमत, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ 25% प्रॉफिट के साथ रेट अनाउंस कर दे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ अगली दफ़ा आप कम से कम 3 से 4 मिलियन एक्सपोर्ट कर सकेंगे, कोई मसला ही नहीं है।
और एक एग्रीकल्चर मुल्क के तहत हमें एक्सपोर्ट ही करते हुए दिखाई देना चाहिए पाकिस्तान को, इंपोर्ट की तरफ तो जाने नहीं चाहिए हमें। देखें ना, अगर काश्तकार का ये मुआशी कत्ल करेंगे, काश्तकार की बात ही नहीं सुनेंगे, आप ये सुन के हैरान होंगे। एक चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब से मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब आई हैं, उन्होंने आज तक काश्तकारों को स्टेक होल्डर नहीं समझा, ना उनसे आज तक कोई मुलाकात की, ना मीटिंग की आज तक। जब से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब आए हैं, उन्होंने आज तक काश्तकारों के साथ किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं की, कोई मुशावरत नहीं की। क्या हम पाकिस्तानी काश्तकार हम स्टेक होल्डर नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे? क्या हम फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन नहीं हैं? देखें ना, इस पाकिस्तान में काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। उसे मरात ही क्या मिल रही है काश्तकार को? डॉक्टर काशिफ साहब, ये जो इस वक्त हमारे पास खालिद साहब कह रहे हैं कि एक तो काश्तकार को हमें स्टेक होल्डर बनाने की जरूरत है, जब सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है तो ये भी सोचना होगा। और साथ में जब आप पॉलिसियों का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब, 3 साल के दौरान 3 बार पॉलिसियों में तब्दीलियां हुई हैं। पंजाब हुकूमत ने सरकारी खरीदारी बंद करके जिम्मेदारी फिर प्राइवेट सेक्टर को दी, ये हमने देखा। फिर प्राइवेट सेक्टर पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई कि वो गंदम के ज़खायर को कम रिलीज़ कर रहा है ताकि जो कीमतें हैं वो बढ़ने के बाद फिर सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाया जा सके। ये फ़ायदा फिर ज़ाहिर है किसान को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, और जो आवाम है उनको महंगी जो गंदम है वो मिलती है, आटा महंगा होता है, महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, इसमें ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी खालिद साहब भी बात कर रहे थे कि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आप इर्द गिर्द के जितने ममालिक देखें और उसमें फार्मर्स की बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस हैं। अभी मेरे ख्याल में मैंने जितना ट्रैवल करता हूँ देही इलाकों में और सर्विस करता हूँ, वहाँ पे फार्मर्स जो है ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने ट्रेडर की एग्जांपल देखी, ट्रेडर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड हैं और गवर्नमेंट को घुटनों पे टेक दिया कि वो कोई ना कोई एक बहुत लो लेवल की कोई टैक्स रजीम जो है उनके साथ इस्टेब्लिश कर सके। तो वो अगर इतने मुद्दे हैं तो फार्मर्स को खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उनकी वॉइसेस जो हैं वो हर्ड होनी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। तो इस सेंस में मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो आपने बताया कि कंटिन्यूसली 3-4 पॉलिसीज जो है पंजाब गवर्नमेंट में और नेशनल लेवल पे राइज हुई, इलेक्ट्रॉनिक जो वेयर हाउस, हाँ जी, ये इसके पीछे जो अगर हम इसको एक साइड पे कर दें कि बदनीयती कोई है या नहीं है, इस एंगल को निकाल भी दें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन का कम होना है। ठीक है, पूरे अक्रॉस पाकिस्तान कहाँ पे कितने वेयर हाउसेज हैं, कितने वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी है, अगर एक फॉर्म में अगर वो उसको हम अडॉप्ट करते हैं उस पॉलिसी को, तो वो फार्मर कैसे उसको अपनी प्रोड्यूस को उस वेयर हाउस तक लेके जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को देखते हुए इंफॉर्मेशन की दस्तयाबी होना ही बहुत जरूरी है। खालिद साहब, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये IMF कितना जिम्मेदार है इसका? कीमत मार्केट तय करे, IMF कहता है, निजी शोबा खरीदे और हुकूमत सिर्फ जो महदूद स्ट्रेटेजिक ज़खायर है वो रखे। IMF की जो डी रेगुलेशन पॉलिसियां हैं, इसकी वजह से किसान कितना मुतासर हुआ है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि डी रेगुलेशन वाला हमें धोखा दिया गया, IMF का नाम इस्तेमाल किया गया। एक तरफ जब हमारी बारी आती है डी रेगुलेशन है, उसके बाद उसको रेगुलेट किया जाता है। डी रेगुलेशन से मुराद ये है कि हुकूमत ना रोटी का रेट तय कर सकती है, ना आटे का कर सकती है, ना गंदम का रेट तय कर सकती है, ना बैनुल अजलाई पाबंदी लगा सकती है, ना बैनुल सूबाई पाबंदी लगा सकती है। तो हुकूमत ने सारे वो काम जो IMF कहती थी करो, वो सारे ही नहीं किए। अगली बात यह है जी, हम आज भी कह रहे हैं या डी रेगुलेट करें या रेगुलेट करें या डी रेगुलेट करें, आधा तीतर आधा बटेर ना करें। हमें हर पॉलिसी मंजूर है, लेकिन एक तरफ हुकूमत चले। हुकूमत जब हमारी बारी आती है तो कहती है डी रेगुलेट है, जब उसके बाद रोटी का रेट तय करती है, गंदम का रेट तय करती है, हर चीज़ तय करती है। और मैं जो इंपॉर्टेंट बात अगले साल के लिए करना चाहता हूँ, मुझे अगले साल बड़ा भयानक नजर आ रहा है। एक तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे प्लांट बंद किए हैं फर्टिलाइज़र के, ये चलाएं, वरना आज से 2-2.5 साल पहले काश्तकारों को सप्लाई एंड डिमांड पे हमने 150 अरब रुपया फर्टिलाइज़र हमने ब्लैक में खरीदे। 150 अरब रुपया असल रेट से हमने ज़्यादा अदा किया था। अब भी यही होगा, और अगले साल अगर ये गंदम के यही हालात रहे तो आपको याद होगा कि 2.5-3 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया था। सही। अब मुझे खालिद साहब अभी होने क्या जा रहा है, ये जो इंपोर्ट की जाएगी, जो डिमांड रखी गई है सूबों की जानिब से, ये इंपोर्ट विफाक करेगा और फिर सूबे इसकी कीमत अदा करेंगे, ऐसा ही होगा? सर पहली बात तो यह है कि एक इंडिपेंडेंट इस पे एक कमीशन इंक्वायरी करे कि आज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आई है, जिम्मेदार कौन है।
उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काश्तकार जिम्मेदार नहीं है, ये मैं आपको आज कर दूं। काश्तकार का तो मुआशी कत्ल किया गया है। आज हम डॉलर बाहर खर्च कर रहे हैं, अपने काश्तकार को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। आपको अंदाजा है कि हमारी 5 रुपए 35 पैसे 1 यूनिट 1 रेट वाली बिजली हमें 50 रुपए यूनिट पे चली गई। हमें 4,000 रुपए वाली डीएपी 17,000 पे चली गई है। यूरिया 1,000 रुपए वाली हमारी 4,500 पे चली 4,500 पे चली गई है। पेस्टिसाइड का रेट बढ़ गया, लेबर चार्जेस बढ़ गया। काश्तकार क्या करे? काश्तकार के लिए तो मौत है। आप यकीन कर लें कि इस वक्त काश्तकार के ना घर कहलाता छे, ना खेत कहलाता छे, ना बच्चों की तालीम कहलाता छे, ना सेहत कहलाता छे। काश्तकार ज़राअत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। मैं ये ज़राअत के बारे में कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका पॉइंट आ गया खालिद साहब। और ये बात जब हम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है 34 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला इस पर खर्च होगा, लैंड कॉस्ट अलग होगी इंपोर्ट होने के बाद, और उसके बाद फिर क्या होगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है।